झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहाँ। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? पहली बार इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। फारूक साहब, आप भुला गए करगिल युद्ध अभी अभी हुआ है, भुला गए 71 का युद्ध, भुला गए करगिल युद्ध, भुला गए? भुलाए नहीं। जब से मोदी सरकार आया है, आपके आतंकी मारे जा रहे हैं, इसीलिए आपको दर्द है। इसको स्टंट बनाकर क्यों बीजेपी यूज करती है और क्यों बार बार हमारे शहीद हो रहे हैं? क्यों नहीं? सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? तो मुद्दों से दूर चुनाव, आखिरकार कौन जिम्मेदार? लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में अब 7 मई को, यानी कि कुछ ही घंटों के बाद 12 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग होगी। काउंटडाउन चल रहा है। इससे पहले तीसरे चरण में चुनाव आयोग के मुताबिक 94 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। लेकिन एक और दिलचस्प खबर, याद होगा आपको, सूरत सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार के निर्विरोध चुने जाने के बाद एक सीट कम हो गई। इससे पहले 2 चरणों में मतदान हो चुके हैं। पहले चरण में 102 सीटों पर 102 सीटें थी पहले चरण में जब चुनाव हुआ। दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों पर। अब तीसरे फेज को लेकर गहमागहमी और बढ़ गई है। 93 सीटों पर रण होने जा रहा है। तीसरे चरण के समीकरण पर आते हैं। कहां कितनी किस राज्य में वोटिंग होगी सीटों पर? तीसरे चरण के समीकरण पर नजर डालिए। कर्नाटक में 14 सीटों पर चुनाव होने हैं और 2019 में सभी सीटें यहां पर बीजेपी ने जीती थी। महाराष्ट्र 11 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। 2019 में बीजेपी 4 सीटें जीती थी, शिवसेना शिंदे 3, एनसीपी अजीत पवार 3 सीटें। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। 10 सीटों पर यहां पर चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ने यहां 10 सीटों में से 8 सीटें जीती थी और सपा के खाते में गई थी 2 सीटें। अब इसके बाद नंबर आता है बिहार का। बिहार में 5 चरण, तीसरे चरण में 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 5 सीटों पर जेडीयू 2019 में 3 सीटें जीती थी, बीजेपी 1 सीट जीती, एलजेपी 1 सीट जीती थी। गुजरात पर आइए, 25 सीट सभी की सभी बीजेपी ने एक तरफा। गुजरात का माहौल ही अलग है। पीएम मोदी अमित शाह का गढ़, एक तरफा बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की। और अब तीसरे चरण में इन राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। लेकिन गुजरात का मुद्दा क्या है? पुरुषोत्तम रुपाला, राजपूतों को लेकर बयान और उसके बाद मचा कोहराम। कर्नाटक पर आइए। कर्नाटक का मुद्दा क्या है? वो सेक्स स्कैंडल वाला प्रज्वल। उत्तर प्रदेश आइए, यहां भी एक दिलचस्प सियासत चल रही है। धनंजय जो हैं, उनको जमानत मिली और पत्नी का टिकट कट गया। बहन जी ने कहा अब धनंजय की पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी। बिहार का मुद्दा क्या है? अनंत सिंह पेरोल पर बाहर निकले और प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र का मुद्दा क्या है? बारामती सीट है जहां पर सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले परिवार के ही आमने सामने, हर
राज्य में एक नई सियासी लड़ाई है। अब आते हैं तीसरे फेज में, जो वीआईपी जंग होने जा रही है। वीआईपी जंग तीसरे चरण में भी कई दिग्गजों की साख दांव पर है। अमित शाह गांधीनगर सीट पर बीजेपी का चेहरा, बीजेपी के चाणक्य ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से गुना सीट, सुप्रिया सुले एनसीपी से बारामती सीट, डिंपल यादव अखिलेश यादव की धर्मपत्नी मैनपुरी समाजवादी पार्टी का चेहरा, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के बड़े चेहरों में रहे विदिशा से, दिग्विजय सिंह राजगढ़ से कांग्रेस के चेहरे रहे, नारायण राणे रत्नागिरी से बीजेपी। तो ये वो चेहरे हैं जिनकी साख तीसरे चरण में दांव पर, यानी तीसरे चरण की तैयारी पूरी। अब कौन किस पर भारी और मुद्दों से दूर चुनाव, कौन जिम्मेदार, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान। एक तरफ झारखंड में कैश कांड, मंत्री के निजी सचिव के घर से करोड़ों रुपया बरामद हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की एंट्री, और तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश में धनंजय। क्या है सियासी समीकरण, सब पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान और फिर रुक करेंगे मेहमानों की तरफ। आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। पहली बार इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी जो वहां के कभी शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला। फारूक साहब, आप भुला गए करगिल युद्ध अभी अभी हुआ है, भुला गए 71 का युद्ध भुला गए, करगिल युद्ध भुला गए? भुलाए नहीं। जब से मोदी सरकार आया है आपके आतंकी मारे जा रहे हैं, इसीलिए आपको दर्द है। मैं स्टंट ये बोल रहा हूँ कि ये पॉलिटिकली इसको स्टंट बनाकर क्यों बीजेपी यूज करती है और क्यों बार बार हमारे शहीद हो रहे हैं, क्यों नहीं सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? कांग्रेस कभी भारतीय सेना के साथ खड़ी नहीं हुई। ये लोग वो हैं जो जीप कांड से लेकर बोफोर्स घोटाले से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड तक दलाली खाने वाले इनके नेता रहे। कांग्रेस पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगते रहे और आज ये सेना पर एक बार फिर सवाल खड़ा करते हैं। आखिर कांग्रेस की सोच क्या है? ये कहते हैं परमाणु हथियारों को समाप्त कर दें, देश को कमजोर कर दें। अरे कितनी बार विदेशी ताकतों से हाथ मिलाओगे? कितनी बार भारतीय सेना के खिलाफ आप अपनी आवाज उठाओगे? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि चुनाव के लिए कांग्रेस को इतना नीचे गिरना जरूरी है? तो चलिए सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी मेहमान आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे आपको। अश्वनी शाही जी बीजेपी के तेजतर्रार चेहरे हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस का युवा चेहरा है, पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी का चेहरा है, और डॉक्टर धनोज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विश्लेषक है। मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ बाद में जाऊं क्योंकि तीसरे चरण की बात है। तो डॉक्टर धनोज आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। यह चुनाव वाकई अटका लटका भटका दिखाई दे रहा है या फिर मुद्दों पर ही चुनाव केंद्रित दिखाई दे रहा है? और तीसरे चरण का रण क्या दिखाई दे रहा है समीकरण? बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। 2 लाइन से शुरुआत करता हूं। राजनीति के मंच से होते हैं वार पलटवार,
राजनीति के, मैं तमाम नेताओं के लिए आज पढ़ देता हूं। राजनीति के मंच से होते हैं वार पलटवार, शीर्ष नेतृत्व लगाएंगे उम्मीदवार का नैया पार। शीर्ष नेतृत्व लगाएंगे उम्मीदवार का नैया पार। आपने जो मुझसे सवाल किया, देखिए आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, क्योंकि कहीं पे नोटों की बंडल हो रही है, कहीं पर सेक्स स्कैंडल हो रहा है, कहीं पर जो है बाहुबली को जमानत मिल जाता है तो एक पार्टी जो है वहां टिकट विड्रॉल कर लेती है। तो ये सब चीज, ये सब तो दीज आर पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, इस पर तो हम बहस नहीं करेंगे। लेकिन दो बात है जिस पर बहस करेंगे कि आज जो जनता है वो हर बात पर सोचती है, विचारती है, सोच विचार कर किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, ये चर्चा परिचर्चा के उपरांत वोट गिराने जाते हैं। क्योंकि यह थर्ड फेज से पहले की संध्या है। कल आपको पता है 93 पोस्ट जो सीट पर नहीं धनोज जी, जिस तरह से फेस वाइज मुद्दे आ रहे हैं, हर फेस में मुद्दा बदल जा रहा है। पहले अब तक 2014 हो 2019 हो, सिर्फ एक ही मुद्दा था, पीएम मोदी और पीएम मोदी। लेकिन हर फेस में इस बार 2024 में चुनाव बदल रहे हैं, मुद्दे बदल रहे हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं। जैसे जिस क्षेत्रवार में, अब आप देखिए ना, फारूक साहब ने धमकी दे दिया पूरे हिंदुस्तान को। हाँ। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, सुधा मिश्रा जी बच के रहिए, पूजा मिश्रा जी बच के रहिए, क्योंकि आपके ऊपर एटम बम गिरने वाला है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग बच के रहिए। ये सब भी एक मुद्दा है क्या? क्योंकि ये लोग आरोप लगाते थे कि बीजेपी जो है तो कौन अटकारा लटकारा भटकारा है चुनाव? मुझे बोलने तो नहीं, आज ये तो देखिए डॉक्टर धनोज, चुनाव आपने भी देखे और हमने भी देखे। बिना पाकिस्तान के चुनाव कभी लगा आपको बिना पाकिस्तान के एंट्री के चुनाव संपन्न हुआ हो? देखिए चावला जी, आपको भी पता है कि पहले का पाकिस्तान, अब का पाकिस्तान। अब जो आटा के लिए रो रहा है, हाँ। उसकी चर्चा कोई भी करता है तो मुझे लगता है कि बिना वो कहते हैं ना, शेर के सामने बिल्ली की बात करना। हाँ। सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल यह है कि आप नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बिना पाकिस्तान के कोई देखा आपने चुनाव आज तक? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि कोई ना कोई पाकिस्तान ले आता, जबकि पाकिस्तान डरी सहमी हुई है। वो तो भैया चाह रहा है कि किसी तरह इंडिया हमसे बात करे। हाँ। जैसे मोदी की फ्लाइट का इंतजार कर रहे कि किसी तरह बेवजह मोदी की फ्लाइट मेरे आंगन में उतर जाए। हाँ। मेरा भला हो जाए। मुझे जो भिखारी कह रहे हैं, पाकिस्तान भिखारी, जो कि कटोरा लेके कभी भी सऊदी अरबिया पहुंच जाते हैं, वहां तो एक यूट्यूबर और बार बार वो कहते हैं वहां के लोगों का कि भाई इंडिया का मुकाबला क्या करना। ऐसे में पाकिस्तान की बात ले आना मुझे तो बहुत बड़ी मूर्खता लगती, चाहे वो कोई भी, चाहे बीजेपी कर रहा हो या चाहे इंडिया गठबंधन। ठीक, डॉक्टर सुधा तो दोनों ओके, तीसरे चरण के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल तिलक जी, तैयार है। कुंडली उंडली दिखाई किसी पंडित को, अच्छे पंडित को? नहीं, कुंडली तो भाजपा दिखा रहे हैं, भाजपा ही दिखा रहे हैं। बिल्कुल। वो नोटों के बंडल निकल रहे हैं, देखे हो आपने? पर विश्वास, इनको सनातन पर विश्वास ही नहीं तो कुंडली कहाँ से दिखाई? डॉक्टर धनोज, यहाँ सनातन की बात कहाँ से आ गई? एक मिनट रुकिए ना। पता नहीं कहाँ से क्या पढ़ के आते हैं आप ना। पहले व्यक्तिगत सवाल करेंगे तो विश्वास नहीं करते ये लोग। तो नवाज पढ़ने वाले लोग तिलक जी, ये लोग तो नवाजी करिएगा नहीं। ये लोग मिस्टर धनोज पास होने करते हैं। कहाँ की बात पूछ लिए इनसे, नवाजियों से? बदतमीजी कितनी कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती क्या? नवाज अरे मैं हूँ ना, मैं देश का पत्रकार हूँ। तुम होते कौन हो बोलने वाले तरह के बदतमीज इंसान? प्रभु श्री राम के विरोधी आदमी हो। डॉक्टर धनोज, एक मिनट। डॉक्टर धनोज, शर्म नहीं आती आपको? डॉक्टर धनोज, धर्म क्या है? तुम कौन होते बोलने वाले? डॉक्टर धनोज, अरे आप तो बोलने के लायक भी नहीं तुम हो कौन? बिल्कुल नहीं हो। तुम बिल्कुल लायक नहीं हो। शुक्र मानो कि कम से कम कांग्रेस को बुला के एक मिनट। डॉक्टर धनोज का ऑडियो नीचे रहेगा अभी। डॉक्टर धनोज कौन खामे खा, मतलब इस आदमी से मैं बात कर रही हूँ ना कुछ। डॉक्टर धनोज नमाज पढ़े चाहे पूजा करे, तुम होते कौन हो बोलने वाले? तुम्हारे जैसे लोग इस देश को बांट रहे हैं, शर्म नहीं आती? डॉक्टर धनोज प्लीज एक मिनट। डॉक्टर सुधा मिश्रा। नहीं, पहले तिलक जी, सबसे पहले इस देश में धर्म के ऊपर इस तरह बात करने वाले लोग इस देश में बंटवारा करते हैं। और उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया, मैं किस धर्म से आती हूँ, मैं धर्म में क्या मानती हूँ, मैं सनातन मानती हूँ। ये होते कौन है बोलने वाले? मुद्दे पर आए,
डॉक्टर सुधा जी, पहले एक क्षमा मांगेंगे। इन्होंने मेरे धर्म के ऊपर इन्होंने जिस तरह से आक्षेप किया है, इनसे मुझे बड़े शर्म से माफी मांगे। डॉक्टर सुधा, मैं आपसे एक गुजारिश कर सकता हूं, 1 मिनट डॉक्टर धनुष। जनता है ना, वो सब देख रही है। इनको डॉक्टर सुधा जी, जनता है, सब देख रही है, जनता के विवेक के ऊपर छोड़ देते हैं ना, आप बेवजह क्यों उलझे? 1 मिनट, आप अपनी पार्टी का स्टैंड रखिए ना, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। तिलक जी पहले मैं बोल लूं, पहले प्लीज। मैंने बोलना शुरू किया, मैं कुंडली दिखाऊं, मैं संस्कार मानूं, मैं नदी में नहाने जाऊं, मैं स्नान करने जाऊं, मैं पूजा पाठ करूं, ये होते कौन है बोलने वाले? ये कैसे बोल सकते हैं? इनको अधिकार किसने दिया है? इस तरह से बैठ के डिबेट में शर्म नहीं आती है कि दूसरों के धर्म का उपहास उड़ाते हैं? अपने धर्म का सम्मान करिए, दूसरे का दूसरे कर लेंगे। सुधा जी, मुद्दे पर आए आप प्लीज। जी बिल्कुल, प्लीज। मैं आपसे एक जानकारी चाह रहा था कि वो जो विषय कुंडली वाली इसलिए आया बीच में कि ठीक चुनाव से पहले वो नोटों के बंडल मिल रहे हैं, और मेरी चिंता इस बात पे थी कि आपके प्रत्याशी कह रहे थे कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, और झारखंड में नोटों के बंडल मिल रहे हैं। बिल्कुल, प्रश्न बहुत जायज है, बताती हूँ जी। एंड चुनाव के पहले नोटों के बंडल मिल रहे हैं। हाँ, आरबीआई किसके अंतर्गत आता है? लोग जो बैठी हुई सरकार है वो कर क्या रही है? अचानक, अभी तक क्या चुनाव आयोग सोया हुआ था? अचानक जग गया। और दूसरी बात, ये लोग बातें करते हैं अनर्गल। नहीं, ये नोट असली है या नकली है? नहीं, असली होंगे, वही तो आरबीआई नहीं, असली होंगे नहीं, नोटों की मशीन, असली नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई मैडम स्पेशल। हाँ बिल्कुल, मैं आती हूँ। तो मैं वही आपसे पूछ रहा था, ये असली है ना नोट? तो हाँ बिल्कुल, मैं या फिर ये अश्वनी शाही जी ने रखवा दी जाके? नहीं, देखिए, जब भी मैं हमेशा कहती हूँ कि गलत करने वाले व्यक्ति होते हैं, और व्यक्ति पे अगर आपने शिकंजा नहीं कसा है तो इस तरह की चीजें होंगी, क्योंकि आपने बांट दिया है, तेरा मेरा वॉशिंग मशीन लगी हुई है, तो कुछ मैडम मैं कह रहा हूं कि अगर कार्रवाई ये ना, एक मिनट, अगर ये कार्रवाई वाकई में इंटेंशनली की है, मैं आपकी बात मान रहा हूं, ये कार्रवाई जायज है या फिर नहीं? आपके मंत्री के निजी सचिव के घर से नोटों के बंडल मिल रहे हैं, जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए है, उसके घर में करोड़ों रुपए आ कहां से रहा है? क्या ये जो पैसे आ रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, मैं उस ऐन वक्त पे कार्रवाई का होना, बंडलों का मिलना, इनका न जान बना। इसके पहले आप जानते हैं ना, एक विधायक थे मदल विरूपाक्षा जी, आपको पता होगा, कर्नाटक में, वहां भी मिला था बहुत करोड़ नगदी, और जांच नहीं हो पा रही थी। क्या हुआ? ये पैसे किसी के यहाँ मिले, क्यों, कहां, कैसे? जब सरकार सोई पड़ी है और सिर्फ जांच होगी तेरा और मेरा करके कि वॉशिंग मशीन लगी है, आ जाओ। तीसरे चरण का सबसे बड़ा मुद्दा क्या आपकी नजर में? तीसरे चरण का सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में सच्चाई को दिखलाना कि ये लोग जो झूठ और झूठ का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। 2014 में सुपर इंडिया बन रहा था, और 2024 आते आते भैंस पे आ गया कि तुम्हारी 2 भैंसें एक बांट लेगा कांग्रेस। सुपर पावर बना रहे थे और पहुंच गए भैंस तक। ये दिखा दिया देश को इन्हें स्थिति, और ये लोग झूठ, फरेब और इस देश को बांटने की राजनीति करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों की सच्चाई को जनता तक दिखाना, ये डर है इनका, ये डर दिख रहा है। 400 पार से शुरू हुआ था कि हम 400 पार, लेकिन उसके बाद से पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ, 400 पार का नारा खत्म हो गया। ये पाकिस्तान, ये हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान पाकिस्तान, इनका इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, तो ये लेकर आए पाकिस्तान को बीच में? पाकिस्तानी बयान आपके नेता दे रहे हैं? नहीं, क्यों? मेरे अगर नेता ने बयान दिया तो जाहिर सी बात है, वो बयान आया क्यों? वो किसके उसमें आ रहा है, कौन कर रहा है? अच्छा, तो मतलब ये बीजेपी स्क्रिप्ट लिख के दे रही है, आप लोग डायलॉग डिलीवरी? नहीं, ये स्क्रिप्ट क्या लिख के देंगे? इनकी स्क्रिप्ट खुद ही खराब रहती है। एक ही स्क्रिप्ट है जो 2014 से चल रही है आज तक। बयान आप दे रहे हैं और दोष मत रहे बीजेपी पे। 2024 से स्क्रिप्ट सेम है, कुछ नहीं बदला। ठीक, अश्वनी शाही जी, जी कैसे आप? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तीसरे चरण के लिए तैयार? एकदम तैयार। क्या लगता है तीसरे चरण में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? क्योंकि हर फेज के हिसाब से मुद्दा तय किया आप लोगों ने। हमारी स्ट्रेटजी वो है, हम मुद्दा तय, हम चुनाव लड़ने आए हैं। वही मैं बार बार कहता हूँ, हम मंदिर का घंटा बजाने थोड़े आए हैं। हम तो अपने हिसाब से, हमको जनता के पास कैसे हमको कनेक्ट करना है, अपनी हम खूबियों को हमारे प्रचार तंत्र बता रहे हैं। गांव गांव में हमारा जो है सिस्टम है, संगठन हमारा सबसे मजबूत है। हमको कार्यकर्ता थोड़े खोजने हैं, हमारे पास आज कार्यकर्ताओं की फौज है जो हमारे विकास कार्यों को बताती है कि 10 साल में माननीय मोदी जी ने क्या किया। उसके बाद जो हमारे बड़े नेता हैं वो बताते हैं कि भाई देश में कांग्रेस ऐसी पार्टी जो ग्रेट ग्रैंड ओल्ड पार्टी है,
उसके नेता क्या कह रहे हैं? उसके नेता संविधान लेकर घूम रहे हैं आजकल। और इतनी भी शर्म नहीं है राहुल गांधी जी को कि संविधान के ऊपर उंगली उठाने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। प्रियम्बल में बदलाव करने का काम बगैर किसी चर्चा के इन लोगों ने कर लिया और संविधान बचाने की बात करते हैं। इमरजेंसी वाला कांड इन्होंने संविधान के विरुद्ध जाकर किया, उसके बाद भी संविधान बचाने की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी सदन के द्वारा पारित किया हुआ बिल पढ़ रहे होते हैं और पता चला कि वो जो है राहुल गांधी जी आकर फाड़ देते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। देश में चुनी हुई सरकारों को सबसे ज्यादा गिराने का काम करते हैं और संविधान बचाने की बात करते हैं। और अब उनके साथ के नेता विदेश जाते हैं, वहां से पाकिस्तान जाकर कोई सहायता मांगता है, कोई लंदन जाके सहायता मांगता है। और आज देखिए किस तरीके की बौखलाहट पार्टी भी करके आता है, कोई इस बोल देश आता है, में। कोई बोल सुधा के जी आता सुन है लीजिए, कि सुधा जी अब आप बौखला रही है। देखिए उन्होंने मुझे बोला लग रहा है आप कि तो आप भूल गए हैं कि आप भाजपा के बारे में आपने शांत प्रवक्ता है। कांग्रेस के आपने नहीं भाई, थोड़ा सा मैं बस अगर आप नहीं बीच में ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। अभी तो आप बिल्कुल, सिखा रही थी इनको, अब इनको आप कह रही थी धनोज जी को कि बदतमीजी कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं, बाकी और चाहे जिससे भी करूं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज गुपकार गैंग पहले हुआ करता था, अब वो इंडिया अलायंस हो गया है। वो कह रहे हैं कि एटम बम गिर जाएगा हिंदुस्तान के ऊपर, तो ये धमकी भी अपने देश के लोग ही दे रहे हैं। ये कितना बड़ा देश प्रेम है। एक नेता कह रहे हैं कि कसाब ने गोली ही नहीं मारी करकरे को। अब बताइए पाकिस्तान कल से वो पाकिस्तान की एंट्री होनी है कि पाकिस्तान कहेगा कि देखो भाई ये तो कह रहे थे कि कसाब ने मारा, हमारा कसाब निर्दोष था। शाही जी जी एक बात मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि तीसरे चरण में भी अब मुद्दे लगभग तय हो चुके हैं कि कहां कहां किस किस राज्य में कौन सा मुद्दा असर डाल सकता है। मैं आपसे समझना चाह रहा था कि ये मतलब आप लोगों ने इतना विकास किया 5 साल और कुल मिलाकर 10 साल, 10 साल में तो बहुत विकास किया, तो बिना पाकिस्तान की एंट्री के चुनाव नहीं हो सकता क्या? कौन लाया पाकिस्तान को? मेरा सवाल है कौन लाया? फारूक अब्दुल्ला जी से ये सवाल होना चाहिए, सुधा जी से और पूजा जी से ये सवाल होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान लेकर आए। उसके पहले जो फवाद जी राहुल जी के गुण गा रहे हैं, ये सवाल राहुल जी के पार्टी से होना चाहिए। पाकिस्तान कौन लेकर आया? ये तो वही हाल हो गया 2014 के पहले। अगर हम हिंदुओं की बात करते तो हम सांप्रदायिक और बाकी ये लोग तुष्टीकरण करें तो ये लोग जो है सेकुलर। नहीं, तो पाकिस्तान से तुष्टीकरण होता है क्या? पाकिस्तान से तो आखिर पाकिस्तान को इन लोगों को लाने की जरूरत क्या है ये बताइए? क्यों ला रहे हैं ये लोग? नहीं तो राजनीति का ये फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं इसलिए पूछ रहा था। नहीं, अगर हमसे क्यों सवाल जहां होना चाहिए वहां पूछिए। हम तो मैंने विकास को बांट दिया हमने कि भाई कौन बताएगा विकास? हमारे हर जिले में हमारी यूनिट है, वो जनता को बता रही है क्योंकि हम जनता की अदालत में गए हैं। विकास से मुझे याद आया, कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं जी। ये प्रज्वल जो स्कैंडल है वो जो चल रहा है मामला जी, उसका कोई असर पड़ेगा क्या? अब ये तो जनता जाने क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई दुराचारी है तो दुराचारी को सजा देना चाहिए। आपकी नजर में है वो? एकदम दुराचारी है हमारी नजर में। अगर देखिए अभी उसके ऊपर आरोप लगे हैं, आरोप भी लगे हैं तो उसको अपना आकर वो करना चाहिए। तो दुराचारी अगर ऐसे आरोप नहीं है, भाग गया या भगा दिया? हाँ, ये आपको पूछना चाहिए कांग्रेस से, क्योंकि सरकार वहां कांग्रेस की है। ये वहां पर सिद्धारमैया जी की सरकार है और सिद्धारमैया जी की सरकार के नाक के नीचे से किस तरीके से वो भाग जाता है। कर्नाटक की 14 सीटों पर भले ही उस सीट पर चुनाव हो चुका है। नहीं, आप जो देखिए, आप गोल पोस्ट मत चेंज। नहीं, मैं नहीं चेंज करूंगा सर। शायद आप इतना यकीन मानिए, मेरे तराजू में सब बराबर है। मैं बराबर नहीं, गोल पोस्ट थोड़ा सा चेंज इसलिए कर लेते हैं कि मैं जब कह रहा हूं तो आप उस पर हामी भी नहीं भर रहे हैं। नहीं, मैं हामी भरने वाला नहीं हूं ना। आप मुझसे कहिए कि मैं आपके कहने पर हामी भर दूं तो वो ना मैं सुधा जी के कहने पर हामी भरूंगा, ना मैं आपके कहने पर हामी भरूंगा। एक भारत के नागरिक होने के नाते आपके जैसे विद्वान प्रस्तोता के सामने ये पूछ रहा हूँ। तो मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ सर कि 14 सीटों पर कर्नाटक में प्रज्वल की सीटी का कोई इफेक्ट पड़ेगा? अब ये तो मैं वही पूछ रहा हूँ, क्यों भाग जाता है? ये तो भगा रहे हैं वो लोग, तो इफेक्ट कहीं ना कहीं तो। डॉक्टर सुधा जी जल्दी से आप जवाब देंगे, फिर मैं पूजा जी को पूरा वक्त दूंगा।
जी, इनको मालूम था, इनके नेता को मालूम था, इनके नेताओं को खबर दिसंबर में ही दे दी गई थी, हाई कोर्ट से उसने स्टे ले लिया था। उसके बाद भी उसके पासपोर्ट को नहीं रोका गया, उसके बाद भी केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की कि वो देश से जा न पाए, और ये कह रहे हैं कांग्रेस को करना चाहिए था। सोचिए, उसने कोर्ट से स्टे लिया था कि उसकी वीडियो सर्कुलेट ना हो। इनके अध्यक्ष को उनके पार्टी के नेता ने दिया था कि टिकट क्यों दिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है पिछले 4-5 महीने से, उसके बावजूद प्रश्न किससे? भाई आपकी अंदरूनी चीजें थी, आपके साथ वो थे, उसके बावजूद टाइमिंग पे नहीं आई मैडम। नहीं, ये प्रश्न इनसे है कि आखिर ये चीजें, और वो व्यक्ति इस देश से बाहर निकल रहा है, आपके लोग केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग, जो कि वहां से सूचना वहां तक पहुंची और आप लोगों को भनक तक नहीं लगी, और अगर नहीं पहुंची, देखिए दूसरी बात, डॉक्टर सुधा, आप लोगों को भनक तक नहीं लगी? देखिए भनक नहीं लगी, हमने बढ़ाई है जांच, और हम देखेंगे कि केंद्र सरकार कितनी मिलीभगत है, केंद्र सरकार कितनी मिलीभगत है, केंद्र सरकार ने कितनी हेल्प की है। अगर मोदी जी 14 अप्रैल को साथ में खड़े होकर बोल रहे हैं कि इनको चुनाव में जिताइए, ये वोट मुझे जाएगा, इसका मतलब उनको या तो मालूम नहीं था, तो इसका मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है ही नहीं। ठीक, मालूम आपने अपनी बात रखी, मैं पूजा जी के पास जा रहा हूं, लेकिन शाहिद जी जैसे आपने कहा कि ये फरार वो फरार, उसको हम ले आएंगे, दाऊद को लाने वाले तो 14 से 24 आ गया, ये प्रज्वल आ जाएगा या फिर ये उसको तो ले आओगे? नहीं, देखिए वही तो बात है कि बहुत हम लोगों से तो कहते ही हैं लोग, देखिए फोन पे लोन दिया, सारे भाग गए लोन लेकर, तो हमारे ऊपर तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। नहीं, जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि आपने कहा था कि हम इनको सबको जेल में लेकर आएंगे और हिंदुस्तान लेकर आएंगे। उनकी संपत्ति बेच कर हम वसूल रहे हैं, जो अभी लोन जिसने सर, फोन पे लोन बाहर दिया, तो बड़े बड़े फिल्म स्टार फोटो खिंचवा रहे हैं उनके साथ, उन लोगों के साथ, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं तो उनकी संपत्ति यहाँ बेच के वसूल रहे हैं। फोन पे लोन तो उस समय चिदम्बरम जी दिया करते थे। शाहिद जी, इसको प्रज्वल को ले आओगे ना, मैं पूछ रहा हूं। फोन आया, लोन दे दो, ये भी आएगा, ले आ जाएगा। बहुत अपराधी आए हैं, ये भी आएगा अपराधी। मतलब वो आपके नेता बोलते हैं ना, कॉलर पकड़ के खींच के लेकर आएंगे, इस टाइप का। देखिए कांग्रेस की जो है, पूरे देश में कांग्रेस के नेताओं की एक बेशर्मी देखने को मिल रही है। नहीं, इसमें प्रज्वल में कांग्रेस का क्या लेना देना? प्रज्वल को ले आओगे ना, मैंने इतना पूछा। आप शांत रहेंगे तो जवाब जाएगा, नहीं शांत रहेंगे तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोलता रहूं आप भी बोलते रहे, उचित नहीं है। थोड़ी देर बोलने का अगर मौका दे तो ज्यादा अच्छा है जी। क्यों नहीं कांग्रेस का दोष है? कैसे कांग्रेस को क्लीन चिट देने वाले आप कौन होते हैं और कांग्रेस कौन होती है? कांग्रेस की जिसकी उत्तर प्रदेश में सरकार है वो जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस ने, अभी सुधा जी ने कहा कि इन लोगों ने कोई जो है उसका पासपोर्ट नहीं जब्त किया। कोई प्रदेश की तरफ से कोई भी पत्राचार हुआ विदेश मंत्रालय को, 23 तारीख को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद वोट पड़ने का इंतजार करती है कांग्रेस। कांग्रेस उसको भागने का मौका देती है। तो आपके नहीं है। और सुनिए, 2 महीने पहले हमसे गठबंधन होता है, उसका बाप जो अब गिरफ्तार होता है, यही सिद्धारमैया जी के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री होता है, इन्हीं के साथ था वो, और दुराचारी इनके साथ लगते हैं। एक मिनट 2 महीने पहले हमारे साथ आ गया तो मेरी जिम्मेदारी हो गई। और रही बात अध्यक्ष को बोला गया, आपके नेता चिट्ठी लिखकर बता रहे थे कि भाई ये इनके कारनामे जो हैं वो इस टाइप के हैं, चल रहे हैं। आप कह रहे हो हमारी जिम्मेदारी। हमारा समझौता किससे हुआ था? उससे हुआ था। नहीं, ठीक है सर, ठीक। हमारा समझौता किससे हुआ था? जेडीएस से हुआ था। जेडीएस का नेता कौन है? सर ऐसा तो नहीं है ना, उनके किससे कोई जानता नहीं है कर्नाटक में, सब हम नहीं जानते हैं कि आपको किसको टिकट गए, हमारे सहयोगी दल देंगे। पूजा जी मेरा ऑडियो आ रहा है मैडम? हाँ बिल्कुल आ रहा है, आपको सुना है? हाँ पूजा जी, माफी चाहूंगा, थोड़ा देर से आया आपके पास, लेकिन वक्त पूरा देंगे आपको। एक बात मैं जानना चाह रहा था कि तीसरे चरण में साख तो आपकी भी दाव पर है। बिल्कुल। डिंपल जी जीत जाओगे मैनपुरी? हम 10 सीट जीत रहे हैं। अब मैनपुरी में आप पूछे कितने अंतर से जीते? नहीं, ये कॉन्फिडेंस तो हमने कई बार, इस बार वो वाला मामला नहीं है ना। बीजेपी ने, जिन्हें आपने गढ़ कहा, आपके किले तो ध्वस्त किए हैं इन्होंने। मैं तभी आपसे पूछ रहा था, ये वाला मामला पूरा श्योर है ना? कब कोई बट तो नहीं? तिलक जी जो है, कोई ई बट इसलिए नहीं है। अगर आप 2019 में चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा फिरोजाबाद का चुनाव हम इसलिए हार गए थे क्योंकि उस में शिवपाल जी जो है वहां से चुनाव लड़ गए थे, और हमारा जो है शिवपाल जी और माननीय शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी, कुछ जो है प्रॉब्लम चल रहे थे, हमारे कुछ अंदरूनी दिक्कतें थी, वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं। नहीं, कार्यक्रम तो खत्म हो गया, लेकिन ठीक है, अब जैसे वो बदायूं से बाहर नहीं निकल रहे, उदाहरण के तौर पर।
बेटा बिल्कुल चुनाव लड़ ऐसा रहा है नहीं। तो शिवपाल जी सब कुछ जो कर रहे हैं वो बदायूं से कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। नहीं मैनपुरी में वो जो आपको क्या आपने- लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि जो किले बच गए थे इस बार वो भी ध्वस्त करेंगे? ये उनका कल्पना है, बस 7 तारीख को रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल देखेंगे, ये कल्पना है। आजमगढ़ में भी कल्पना में उड़ा था किला। देखिए 2019 और 2024 को अगर कंपेयर करने चले जाते तो आपको तो ये भी कंपेयर करना पड़ेगा, उसको पार्टी में जो है हमारे कुछ विवाद चल रहे थे, जो विवादों को हम सॉर्ट आउट करके और मजबूती के साथ में जो है आगे आए। तब भी हम जनता की बात कर रहे थे, तब भी मुद्दों की बात कर रहे थे और आज भी हम जनता की बात कर रहे हैं और मुद्दों की बात कर रहे हैं। जो हमारी अंदरूनी कुछ जो है मनमुटाव है वो भी खत्म करके हम मजबूती के साथ जनता के लिए लगे हुए हैं और इसलिए जो है हम ये चुनाव जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो तीसरे चरण में आपको क्या दिखाई देता है, कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा होने वाला है? क्योंकि मुद्दे जो हैं वो चरण के हिसाब से बदल रहे हैं और शाही जी भी वो बात कह रहे थे कि भाई हम राजनीति करने आया, कोई मंदिर में घंटा बजाने थोड़ा ना आया, हर चरण के हिसाब से मुद्दे बदलेंगे। बात बिल्कुल सही कही उन्होंने। और देखिए भाजपा के प्रवक्ता जो है कह रहे थे कि पाकिस्तान को लेकर, तो आप भी जानते हैं तिलक जी कि पहली बार मंच से पाकिस्तान और पहली बार इस चुनाव में जो है रिलीजन का जो है मंच से जो पहली बार शब्द आया था वो शब्द सारा का सारा बीजेपी नेताओं की तरफ से, संविधान को बदलने का भी जो है आया इन्हीं के नेताओं की तरफ से आया, इन्होंने उसमें अफसोस नहीं लगाया। और मैं उत्तर प्रदेश में बैठी हुई हूँ, दिन में 4 बार करंट चला गया, फिर करंट चली गई और ये कह रहे कि हम जो है बिजली आपूर्ति कर सकते हैं, तो मैंने कह दिया क्योंकि घर जा रही है कंटिन्यूस जा रही है और उससे मधुर चली गई। चुनाव जो चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, मैं जो 10 सीटें है, चाहे मैनपुरी हो, चाहे आपका एटा हो, चाहे संभल हो, चाहे बरेली हो, चाहे हाथरस हो, चाहे आगरा हो, ये सारे के सारे जो है चुनाव बिल्कुल जीत रहे हैं। मैं चाहूँ आपको 5 सीटें गिना सकते हैं जिसमें हम बिल्कुल श्योर, मैं भी श्योर हूँ कि जो है हाँ गिनवाइए, मैं चाहता हूँ शाही जी आ रहा हूँ, जरा पहले गिनवा दे मैडम कि कौन कौन सी सीटें। मैनपुर हो गई, बरेली हो गई, संभल हो गई हुई, आगरा है, फिरोजाबाद, बदायूं और जो है फतेहपुर। हाँ ऐसी लिस्ट ना मैडम, एक मिनट तब भी तैयार हुई थी जब आपका बहन जी के साथ गठबंधन हुआ था, तो आपने कहा था कि एक तरफा 75 तो हम निकाल लेंगे, ऐसी तैयार हुई थी कल्पना में, एक सीट ऐसे ही तैयार हुई थी। डॉक्टर धनोज मैं सही हूं ना, गलत तो नहीं हूं? देखिए तिलक जी, आप मैंने पहले बोले कि आप कंपेयर करेंगे, 2019 किसी ने बोला नहीं, बोलने का मौका दीजिएगा क्योंकि वाकई में देश हो गया। आजमगढ़ में नेहरुआ पहले चुनाव हार गए थे, फिर उन्होंने हरा दिया सबको, पूरे परिवार को हरा दिया। एक बीजेपी के मामूली से कार्यकर्ता ने पूरे परिवार को, यादव परिवार को हरा दिया और वहां से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाया। अभी हम लोग को बोल रहे थे ना ये लोग आप कौन होते तय करने वाले, मैं कोई नहीं होता तय करने वाले, मैं तो विश्लेषण करता हूँ। तय करने वाले जनता। आपने शब्दों का चयन बहुत गलत किया होता। अगर आप जो है किसी को धर्म पे लेके अटैक करेंगे और पर्सनल अटैक करेंगे कि जो है वो बहुत गलत है, इसलिए गलत को गलत बोल रहे हैं। मैं एक मिनट, मैं पूजा जी देखिए विश्लेषण कर रहे हैं हम, तो एक किस्सा मुझे याद आया, अगर मैं गलत हूंगा तो आप लोग करेक्ट करिएगा। शाही जी तो उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के लिए मायावती ने प्रचार किया था, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना थी। शाही जी याद होगा आपको, मैनपुरी में बहन जी ने मंच से प्रचार किया था मुलायम सिंह यादव के लिए, और 2019 की शायद ये घटना थी। जीत का अंतर भी बता दीजिएगा। यस, मैं उसी पे ही आ रहा था। वो अंतर मालूम है पूजा जी कितना था? आप 1 लाख वोट भी अंतर में, 90,000 कम था, 90,000 वोटों से आप लोग वो सीट जीते थे। आप जिसे अपना गढ़ कह रहे हैं, वहां पर समझिए इससे बड़ी कोई राजनीतिक घटना नहीं हो सकती थी, और वो भी अब तक का सबसे बड़ा गठबंधन था। बहन जी और मुलायम सिंह यादव जी दोनों एक ही मंच पर, और वो उनके लिए वोट मांगने गई, और वहां पर आप 90 और आप कह रहे हो कि नहीं ये हमारा किला है, ये ध्वस्त नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं समझ पा रहा पूजा जी। तिलक जी जो है, क्योंकि हम कार्य किए वहां पे, हमने जनता को वहां पे छोड़ा नहीं, हम जनता के बीच में रहे, जनता के साथ कनेक्टेड रहे। आप तिलक जी इतनी देर से डिबेट कर रहे हैं, आप बताइए जब समाजवादी पार्टी से आप सवाल जवाब करने आए तो आप देखिए मुद्दे की बात हो रही है, आप बात कर रहे हैं वोट कैसे पड़े हुए हैं, आप धर्म की बात नहीं हो रही। तो आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी जो है मुद्दे पे जो है चुनाव लड़ते चल रही है, यानी उस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, इसलिए आप के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो मुद्दे पे बात कर रहे हैं।
किन की बात करें जो मुस्ताकिला करें? जो अतीक के नाम पर वोट मांग रहे हैं वो मुद्दे की बात है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांगा एक बार भी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो उनके घर गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो आपके प्रत्याशी मुद्दे की बात कर रहे हैं वो अतीक को और मुख्तार को अपना आइडियल बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय में जाना ये कोई गलत कार्य तो है नहीं। आप बताइए, कल जो है प्रधानमंत्री जी गए, मैं बोलना नहीं चाह रही थी कि जो है अयोध्या गए हुए थे और भव्य अपना आप प्रचार करने के लिए गए थे। भगवान राम जी को जो है आप मंच से ही प्रणाम कर लेते आप, लेकिन राजनीति में रिलीजियस बेनिफिट पाना चाहते हैं, इसलिए आपके जो दर्शन करने भी गए। पूजा जी, आप राम जी को मंदिर दर्शन कर सकते हैं। पूजा जी आप लोग भी चले जाओ ना, कौन रोक रहा है? हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन इससे ज्यादा फोटो खींच सकती है आप लोगों की। नहीं, हम राजनीति में नहीं, मैंने आपको शुरू से बोला, हमें शुरू से कह रहे हैं कि हम लोग रिलीजन को राजनीति में लाना ही नहीं है। शाही जी जवाब दीजिए, हमारा अपना पर्सनल जवाब दीजिए, फिर मैं सुधा जी और धनुष जी आपके पास। हाँ, दोनों सुधा बहन बैठी हुई हैं, पूजा जी भी यहाँ पर, दोनों लोगों को बुरा लग गया। हम लोग बैठते हैं अपने पार्टी के लिए। उन्होंने एक यही तो बात कहा था कि सनातन का जो सम्मान नहीं करता वो कुंडली क्या मिलवाएगा। पूजा जी ने क्या कहा, वहीं से हाथ जोड़ लेते वो। मतलब अब उनके ऊपर आरोप ये लगाए तो कोई बात नहीं, अगर कोई विश्लेषक कह दे तो बुरा लगता है। मैं एक बात क्या बोला, मैंने बोला कि अब कहाँ से हाथ जोड़ लेते रिलीजन को पॉलिटिकली वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के आपने अच्छा कहा कि कहीं से हाथ जोड़ लेते, रिलीजन को क्यों लेके आ रहे हैं आप कहीं से हाथ जोड़ लेते? आप बताइए, आचार संहिता नहीं था। अब अपने दल के विधायकों को आप लोग रोकेंगे ही, यहीं से हाथ जोड़ लो, लखनऊ से नहीं जाएंगे। राधिका खेड़ा कहती है कि हमको जाने नहीं दिया जाता। वो गौरव वल्लभ जी कहते हैं कि सनातन का अपमान होता है, तो क्या किया जाए भाई? अभी एक बात और, पूजा जी थोड़ा धैर्य रखिए, पूजा जी थोड़ा धैर्य रखिए, बिल्कुल पूरा धैर्य रखे हैं। बेभाव विह्वल यहाँ होने की जरूरत नहीं है, ये आकुलता दिखाने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा मैंने आपको सुना, आप मुझे सुन लीजिए। के अंदर है आप हर देश के, वो तो दिख रहा है भाई, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। पहले पहला फेस बदलता है तो महिलाओं की जो मंगलसूत्र आ जाती है, दूसरा फेस बदलता है। अब आप बोल लीजिए, फिर जवाब देता हूँ आपका, अगर मौका देंगे तो। आप गलत बात नहीं बोलेंगे तो बिल्कुल हो गया आपका। अब सुनिए तिलक जी, अभी देखिए एक घटना होती है। पिछले साल 2019 के चुनाव में डिम्पल जी लड़ रही थी कन्नौज से। डिम्पल जी यानी कि पत्नी लड़ रही, तो पति लड़ रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहे हैं। बिल्कुल। हमारे एक कार्यकर्ता ने उनको हराकर वहां से, मुलायम सिंह यादव जी का आपने आंकड़ा बता दिया जीत का कितना था। इस बार सुन लीजिए, जूता उतार कर मुख्तार की कब्र पर फातिया पढ़ने चले गए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी। और कल परसों उनके रोड शो में महाराणा प्रताप की 9 तारीख को हम लोग जयंती मनाने की तैयारी कर रहे हैं, और उनके मूर्ति पर जाकर जूते पहनकर सपा के गुंडे वहां पर झंडा फहरा रहे हैं। 2 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है, 4 गिरफ्तार हुए हैं। ये है समाजवादी पार्टी के गुंडे, महाराणा प्रताप के मूर्ति के ऊपर जूता पहन के जाते हैं। और ये बेकुलाहट देखिए, देखिए भाई, देखिए ये अभी आप महिला हैं, अभी आप विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करेंगी। रोज चिल्लाती हैं आप मेरे बीच में, पता नहीं क्यों बोलती हैं। मैं आप लोगों की कलई खोलता हूँ, आप लोगों को बुरा लग जाता है। अच्छा एक मिनट पूजा जी, ये घटना हुई ना, जो शाही जी बात बोल रहे हैं वो घटना तो हुई ना? जी तो कार्रवाई की जाए, कार्रवाई की जाए। ये क्यों कह रहे कि जो समाजवादी पार्टी ने किया? अच्छा एक समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। एक मिनट, अरे रोड शो समाजवादी पार्टी का। अच्छा शाही जी इन्होंने अपमान किया। एक मिनट, इस चर्चा में मैं उस बात को लाना नहीं चाह रहा था, प्लीज एक मिनट। ये गुजरात में वो जो रूपाला जी हैं, पुरुषोत्तम रूपाला, उससे राजपूत समाज की नाराजगी का जिक्र किया जा रहा है। एकदम बता रहा हूं, वो राजपूत समाज नाराज है कि नहीं? अपेक्षा करूंगा कि सब लोग धैर्य से सुने, व्याकुलता किसी की न हो। हाँ, राजपूत समाज एकदम मैं देखिए तिलक जी, मैं टॉपिक से भागता नहीं हूं ना, जलेबी बनाता हूं। रूपाला जी ने जो भी कहा, रूपाला जी ने उसके लिए माफी मांगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपने आइए ना, दूसरी चीज सुनिए तो।
मैं पूरी बात कर रहा हूँ, बीच में आप भी बोलेंगे, मैं चाहता हूँ कोई ना बोले, क्योंकि नहीं, आपने अपमान का जिक्र किया, मैं इसलिए रूपाला जी के बयान का जिक्र कर रहा हूं। अरे भाई, तो मैं जवाब तो दे रहा हूँ, देने देंगे तब तो। क्या सर, मैं चुप हो जाता हूँ, करा लीजिए बात। नहीं शाहिद जी, गुस्सा मत होइए, मैंने सिर्फ राजपूत समाज की नाराजगी का जिक्र किया आपसे। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, एक लाइन बोला, उसके बाद आप शुरू हो गए, अभी कोई और शुरू हो जाएगा। प्लीज आप बात रखिए प्लीज। रूपाला जी ने माफी मांगा, पहली चीज। दूसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी जामनगर गए, जामनगर के राजा जम साहब और वहां के अन्य राजघरानों ने मिलकर एक मीटिंग की। माननीय प्रधानमंत्री जी जम साहब से मिलकर आए, वहां पर उनको जो है उनकी पगड़ी उन्होंने पहनाया जम साहब ने, और राजपूत समाज ने यह निर्णय लिया कि हमारे लिए देश पहले है, उसके बाद हम अपनी बात करेंगे। देश पहले होगा, क्योंकि देश के लुटेरों को हम वोट नहीं देंगे, जो देश का निर्माण कर रहे हैं। राजपूत समाज ने देश को पहले रखा। राजपूत समाज देश पहले की, उसके सम्मान की जिम्मेदारी किसकी? देश पहले की व्यक्ति पहले। मतलब राजपूत समाज के सम्मान की कोई परवाह नहीं आपको? परवाह, देश पहले, देश के आगे सम्मान। राजपूत समाज का, देश के लिए राजपूत कटे मिटे, राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, जिसका अपमान ये सफाई गुंडे कर रहे हैं। ये पुरुषोत्तम रूपाला को नहीं मालूम था? पुरुषोत्तम रूपाला को एकदम मालूम था, उसका भी जवाब समाज ने दिया। आप मुझे बता रहे हो तो ये बात तो पुरुषोत्तम को बतानी चाहिए थी ना। लोकतंत्र में प्रतिरोध बहुत बड़ी चीज होती है, और जितना बड़ा विरोध हुआ, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि राजपूत समाज की नाराजगी असर डालेगी, मैंने आपसे ये नहीं, राजपूत लग रहा है कि आपका कुछ मतलब वो कान वाला कुछ गड़बड़ है क्या? अभी जो एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ जी। राजपूत समाज के जम साहब के नेतृत्व में, जामनगर के महाराजा जम साहब के नेतृत्व में राजपूत समाज के कई राजाओं ने और कई संगठनों ने बैठक किया, और उसमें ये निर्णय लिया गया कि देश प्रथम है, देश रहेगा तब हम रहेंगे। और उन्हीं राजाओं ने, सुनिए पूरी बात, उन्हीं राजाओं ने आज वल्लभ भाई पटेल जी के कहने पर 750 रियासतों का विलय किया था। उन्हीं राजाओं के ऊपर ये देश बना हुआ है। ये देश जो है वो अगर रियासतें अलग होती तो ये देश एकजुट ना होता। मैं अपना सवाल नहीं समझा पाया, आपने कहा मेरे कान खराब हैं, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, राजपूत समाज नाराज है कि नहीं? एकदम नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ कि जब उन्होंने कहा कि देश पहले है, ठीक, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आपने कहा नाराज नहीं है राजपूत समाज, अब बात यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि नाराजगी का जिक्र आया तो पूजा जी की बात पे यहां तक बात पहुंच गई। खैर, ये चुनाव है और चुनाव में इस तरह के मुद्दे उठते रहते हैं। लेकिन एक बात सुधा जी, जनता पूछेगी आपसे, तीसरे चरण का चुनाव, अब तो राहुल गांधी भी झारखंड जा रहे हैं, वो नोटों के बंडल वाली कहानी पूछेगी तो क्या बोलेंगे? ये नोट कहां से आए? अब जैसे उदाहरण के तौर पर आपके प्रत्याशी कह रहे हैं हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, पुरी में मैडम ने कहा कि मैं नामांकन वापस लेती हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। और वहीं रायबरेली में चार्टर्ड प्लेन ऐसे उड़ रहे थे जैसे दिल्ली में ऑटो घूमते हैं ना मैडम, वैसे, और यहां नोटों के बंडल मिल रहे हैं। प्लीज सुधा जी। जी, आपके प्रश्न के उत्तर के पहले 2016 में एक कानून आया था और हमसे कहा गया था कि स्विस बैंकों में पड़ा हुआ काला धन हम सब भारतीयों के अकाउंट में 15 लाख रुपए ले आएगा, और किया भी गया। आप जानते हैं स्विस बैंकों में कितने पैसे बढ़ गए हैं? 2021 में जब स्विस बैंक ने अपने भारतीय कंपनियों और नेताओं के डिपॉजिट की बात की तो 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक जो वहां करेंसी है वो 30,500 करोड़ रुपए ज्यादा हो गया है। तो अब ये प्रश्न का उत्तर पे मैं आती हूँ कि जो ये बातें की जाती हैं इस देश में, देश पहले, लेकिन ये स्विस बैंक की बात मंच पे खड़े होकर बताओगे झारखंड में जनता? मैं आ रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना। हाँ। मैं हमेशा कहती हूँ, तिलक जी आप भी जानते हैं कि गलत को सजा मिलना जरूरी है। हाँ। अगर कोई गलत करता है, वो किसी पार्टी का हो, कब किस कांग्रेसी या किसी और नेता ने कहा कि आप अपने गलत को सजा दो, हमारे मत दो? कभी आपने सुना? सुधा जी, जो जनाब जिनके यहाँ से ये करोड़ों रुपया बरामद हुआ, वो आपके मंत्री के निजी सचिव हैं, और वो मंत्री आपका कांग्रेस का झारखंड में सबसे बड़ा चेहरा है, आलमगीर आलम जी।
वही मैंने पहले कहा था कि 7.62 करोड़ जो कंपनी मैसूर सैंडल सोप बनाती है, भाजपा के प्रवक्ता जी थे, उनका नाम भी बताया, मदल बिचलप्पा जी के घर पे बरामद हुआ था। समय भी आपको आपके घर से भी बरामद होगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा कुछ हुआ है, अभी बंगाल छोड़ दीजिए, कहीं और कुछ लोग थे, वैसा बरामद हुआ, अचानक वहां पहुंच गए, सारी चीजें खत्म हो गई। दिक्कत इस बात की है ना, जहां तेरा मेरा हो रहा है, भाई अपराधी अपराधी है, अपराध करने वाला अपराधी माना जाए जिस दिन। तेरा मेरा कैसे हुआ? उनके घर से नोटों के बंडल बरामद हो रहे हैं, आप कह रहे हो तेरा मेरा हो रहा है। डॉक्टर धनोज, ये तो चुनाव नैरेटिव और परसेप्शन पे लड़ा जाता है ना। एक मिनट, परसेप्शन बता रही हूँ, परसेप्शन बता रही हूँ। चुनाव आयुक्त में कौन कौन होगा, इस नियम को बदलने के लिए सदन में एक निर्णय लाया गया, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया गया कि अब मेरे रहेंगे, जो हम कहेंगे वही कहेंगे। हम उससे उंगली उठाए, अगर इतनी ईमानदारी और नैतिकता का पाठ होता ना, तो आप शाम तक का इंतजार भी नहीं करते, पहले बोलते आलम जी इस्तीफा दीजिए और आपके खिलाफ जांच होगी और कांग्रेस पार्टी इसकी सिफारिश करती है। सुनिए 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 तिलक जी, आप भी देख चुके हैं हमारे सरकार में किस तरह से किस पे काम होते थे और कार्रवाइयां कैसे होती थी। इनकी तरह नहीं कि बस आरोप लगा दिया, आरोप के ऊपर सरकार चला रहे हैं, करने वाले नहीं। तो फिर ये भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, वो मुद्दा क्यों ना बने जब करोड़ों रुपया घर से बरामद हो रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने मंच पे कहा, बहुत अच्छा कहा कि लोग चाहते हैं कि मैं चोर को न पकड़ूं, तो जनता ने कहा पकड़ो। अब जिस पार्टी में, एक कहावत है चोर बोले जोर से, जिस पार्टी में चोर है उसी को ना चोर बोलेगा लोग। जहां से पैसा निकलेगा, चाहे चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, जब भी पैसा पकड़ा जाएगा तो वही तो चोर हुआ ना, वही तो लुटेरा हुआ, वही तो डाकू हुआ। तो पहले से चोर लुटेरे डाकू का खेल में ये भाजपा प्रवक्ता बन जाइए, अच्छे लगेंगे। अरे क्यों मिर्ची लगता, खा क्या है क्या हरी मिर्ची? अरे आपको बोलने का जरा भी शऊर हो तो ऐसे बोला करिए। थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, बीच में बोलने वाले को बदतमीज बोलते हैं। बिल्कुल आप बदतमीज बोलते हैं। डॉक्टर नहीं, ये बदतमीज कर रहे हैं, बदतमीज लोग स्कूल कॉलेज जाते तब ना। डॉक्टर धनोज, थोड़ा संयम के साथ अपनी बात रखिए। तमीज से बात करिएगा, मैं किसी का से बात करिएगा, ठीक है ना? ज्यादा हो रहा है आपका, है ना? फ्रस्ट्रेशन अपने पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में क्या हो सकता है? व्यक्तिगत आक्षेप करने पहले सोच। डॉक्टर धनोज प्लीज, व्यक्तिगत नहीं प्लीज, मुद्दे की बात करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं जो सवाल, उसका उत्तर दीजिए ना। सवाल पूछा, ये बीच में बोलने लगी। डॉक्टर धनोज अपनी बात रखिए। सुधा जी प्लीज उनको अपनी बात रखने दीजिए और संयम के साथ। लगातार आदमी बदतमीजी कर रहा है, आपने एक बार भी क्षमा मांगे, आदमी लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। काहे का क्षमा मांगेंगे? चोर चोर लुटेरे लोगों से क्यों चोर मांगे? अरे बाप रे, ईमानदारी तो पूरी की जा रही है, ईमानदारी आलमगीर आलम से कहा तो ईमानदारी टकरी जा रही है, बोलने का कैसे बात करते हैं और आप उसको ईमानदारी बता रहे हैं। कम से कम इतना सीख लिए होते कि हम कैसे बात करते हैं। आपको ये भी नहीं आता है और आप लगा के बैठते दूसरे की बात करते हैं। इतना तो कम से कम शौक आपको होना चाहिए। मैंने कहा ना, अरे हो गया, पर बैठता हूँ, हो गया, इसलिए नहीं बैठता, हो गया। राजनीतिक विश्लेषक पद की कम से कम रिस्पेक्ट कर लीजिए। रिस्पेक्ट करना आता है, पता है सम्मान करना क्या होता है, अपने पद की अहमियत को समझते हुए उसके अनुकूल कार्य करना, उसके अनुरूप कार्य करना, उतना तो कर लीजिए। सम्मान कर लीजिए उस पद का, उस पद का सम्मान। एक मिनट धनोज जी नहीं, सुधा जी नहीं, प्लीज व्यक्तिगत नहीं, मुद्दे की बात करिए। मैं व्यक्तिगत नहीं है, लगातार आज मैं डिबेट में से नहीं आई कि व्यक्तिगत रूप से आक्षेप करेगा। तिलक जी, मेरा आज तक कभी किसी व्यक्ति से बात नहीं हुई है, मेरी कभी किसी से बात नहीं हुई है। एक मिनट सुधा जी, एक मिनट किसी भी व्यक्ति को धनोज जी, सुधा जी प्लीज एक मिनट, सुधा जी एक मिनट, तिलक जी, सुधा जी एक मिनट प्लीज। सुधा जी, मैंने आपके साथ सैकड़ों डिबेट्स की, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए प्लीज। मैंने आपके साथ सैकड़ों डिबेट्स की, मेरी बात सुनिए। मैंने हमेशा आपको उन प्रवक्ताओं में माना जो तर्कों के साथ अपनी बात को रखते हैं। बेवजह आप क्यों उलझ रहे हैं? सर ये जब से डिबेट स्टार्ट हुआ है आदमी व्यक्तिगत आक्षेप कर रहा है और मैं इसलिए नहीं बैठती हूँ कि कोई व्यक्ति मुझसे अभी धनोज जी का ऑडियो नीचे रहेगा प्लीज। सोनी भाई के साथ मैं पिछले 3 साल से बैठ रही हूँ, वो कहते कभी मैंने किसी व्यक्तिगत आक्षेप किया है? हम पार्टी लाइन के लोग हैं, पार्टी की बात करते हैं। मैं तो मानता हूं आप दोनों की, आप तीनों की कदर करता हूं। पूजा जी भी तर्कों से बात करती है, अश्वनी जी और आप भी। प्लीज, जब से बैठे हैं मैंने एक शब्द क्या बोला, लगातार इस तरह बात कर रहे हैं। एक मिनट, इनको किसने अधिकार दे रखा है इंसल्ट करने का? एक मिनट प्लीज सुधा जी। पूजा जी
इन 3 चरणों के आधार पर आगे की लड़ाई तय होगी। चौथा, पांचवा और छठा चरण कुल मिलाकर बचेंगी 260 सीटें इसके बाद भी। और जिस तरह से बीजेपी हर चरण के हिसाब से गेर बदल रही है, आगे तो चुनाव और मुश्किल होगा। 16 और 10 26 सीटें हो जाएंगी उत्तर प्रदेश की। पूजा जी, जो तीसरे चरण के बाद में देखिएगा कि ये कुछ अलग ही लेके आएंगे। ये बाबर जो है भाजपा के प्रवक्ता कहे कि अब व्याकुल नहीं हो रही है, व्याकुल नहीं हुई है, तो व्याकुल हम लोग नहीं हो रहे हैं। हम बिल्कुल मजबूती के साथ में जमीन पे टिके हुए हैं और जमीन पे कार्य कर रहे हैं। हाँ। और हम जनादेश को भी मानते हैं, हमने जनादेश को माना हुआ है। हम चंडीगढ़ जैसी घटनाएं नहीं करते हैं। हम जो है जनता के बीच में है, मुद्दों की बात कर रहे हैं और बार बार यही कहते हैं। अगर देखेंगे तिलक जी, विपक्ष एक ऐसा पक्ष है जो बार बार जब मुद्दों की बात लेके आता है, बच्चों से कि मुद्दे की बात हो जाए, मुद्दे की बात हो जाए, ये कितनी भी कोशिश कर ले, ना तो जनता मुद्दे से भटकेगी, ना हम मुद्दे से भटकने वाले आ रहे हैं। हम मुद्दे पे ही लड़ेंगे। चुनाव में सिर्फ मुद्दा नहीं, रणनीति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। रणनीति और मुद्दा साथ में लेके चल रहे हैं। एक मिनट, मैं बताता हूँ ना कैसे। जहां आप लोग सोचना बंद करते हो, वहां से शाही जी की पार्टी सोचना शुरू करती है। कैसे? मैं आ रहा हूं आपके पास पूजा जी, एक उदाहरण के साथ। शाही जी, ये धनंजय सिंह वाला क्या खेल है? अब ये तो मायावती जी जाने, धनंजय सिंह जाने। आप लोगों का कोई लेना देना तो नहीं? हमारे दल में तो है भी नहीं। हमारे दल ने टिकट दिया था उनको। हाँ। उनकी पत्नी को टिकट दिया मायावती जी ने। आज देखिए अचानक हमने सुना कि बस्ती में भी टिकट उन्होंने बदल दिया। हाँ। आपको अफसोस हुआ सुन के कि धनंजय जी की पत्नी जी से टिकट वापस ले लिया? हमारे दल के वो है नहीं तो हमको अफसोस क्या होगा? चाहे दूसरे दल के लोग टिकट दे। अब 12-13 टिकट जो है अखिलेश जी ने बदल दिए तो हमको अफसोस क्यों होगा भाई? वो तो उनकी पार्टी की स्ट्रेटजी है। नहीं, ये अखिलेश जी वाला मामला नहीं है, अखिलेश जी वाला नहीं है, मायावती जी का भी मामला है, बहन जी का। मैं उस पर आऊं, लेकिन उससे पहले धनंजय जी का बयान सुना सकता हूं आपको? नहीं, सुनाइए। मैं अपने पीसीआर सहयोगी से चाहूंगा, धनंजय सिंह का बयान प्लीज प्ले करिएगा। गलत हुआ, आहत है हमारी पत्नी। मुझे कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आश्चर्यजनक घटना है। मैं पहले भी 3 बार मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी है। तो मेरी पत्नी के लिए पहली घटना थी, श्रीकला जी के लिए वो आहत है। मैं भी सुन रहा था कि दबाव में ये वो ऐसा। बहुजन समाज पार्टी मुझे बहुत कायदे से जानती है और खास तौर से बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही, बहन जी जब मुख्यमंत्री रही 2002 में, तब भी मुझे 1 साल जेल रखा गया। हम लोगों को 10-12 मुकदमे ला दे गए। तब तो हम लोगों ने कोई कम, मेरी माता जी का निधन भी हुआ था उस समय। हम लोग तो कहीं कंप्रोमाइज नहीं किए ना। तो बसपा, कम से कम बसपा के लोग जो बोल रहे हैं, खरवार जी हमको लगता है नए नए आए, उन्हें जानकारी नहीं है, इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, अपने पार्टी को डिफेंड करना, बहुत से और भी तरीके नहीं, दूसरे को डिफेम मत करिए। फिर 2007 से लेके 12 में सरकार रही, उस समय हमारी सरकार से हुए वैचारिक मतभेद रहे। आपने देखा हमारे ऊपर मुकदमे लाद के मुझे बंद किया गया इसी जौनपुर जेल में। 2012 के चुनाव से पहले ये कह दिया गया कि धनंजय सिंह ने माफी मांग ली। हमने कहा ना कोई गलती किया ना कोई माफी मांगे। हमारी भारतीय परंपरा, अगर शरीर भी टच हो जाता है हम लोग कहते हैं बेटा सॉरी या कोई क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन जब तक गलती नहीं होती तब तक कोई वो नहीं होता है। ये धनंजय जी कह रहे हैं जीत नहीं सकते लेकिन हरा तो सकते हैं, कुछ इस टाइप का। शाही जी, जी कुछ लग रहा है जौनपुर में खेला होने वाला है। अब पता नहीं अब कि ये किसके लिए कह रहे हैं, कोई नाम तो नहीं लिया। जीत नहीं सकते लेकिन हरा सकते हैं। अब ये देखिए बसपा से टिकट उनको मिला था। अब नहीं, मैं बसपा की बात कर रहा था शाही जी। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जौनपुर के बाद बस्ती में भी मायावती जी ने अपने प्रत्याशी जो घोषित किया था उसे बदल दिया। दयाशंकर मिश्रा का टिकट काटकर लव कुश पटेल को प्रत्याशी बना दिया। श्रावस्ती में अखिलेश जी ने भी बदल दिया। हाँ, श्रावस्ती में अखिलेश जी ने भी बदल दिया। हाँ। ये तो इनकी स्ट्रेटजी होगी, कैसे क्या करना है। अब लखनऊ में 2 लोगों का पर्चा भरवा दिया था। नहीं, जौनपुर, वाराणसी, बस्ती, बसपा में जो प्रत्याशी थे उनको लेकर इतनी कंफ्यूजन। 14 सीटों पर उम्मीदवार बदले। आप अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मायावती जी की पार्टी ने 14 सीटों पर उम्मीदवार बदले। 14 सीटों पर, 12-13 सीटों पर तो अखिलेश जी ने भी बदल दिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपके हिसाब से प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, आरोप लगा रहे सपा। नहीं तो अखिलेश जी हमारे हिसाब से बदल रहे हैं क्या? अखिलेश जी भी हमारे हिसाब से ही बदल रहे हैं, इसका मतलब। वाराणसी, आजमगढ़,
अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, झांसी, मुरादाबाद, रामपुर, गाजियाबाद, डुमरियागंज, मेरठ, संत कबीर नगर, ये सारे मैनपुरी, हमारे- गाजियाबाद, अमेठी, भदोई, हाँ, ये सब कुछ मायावती जी ने पहले प्रत्याशी घोषित किया, फिर मना किया और फिर उसके बाद नया प्रत्याशी। वही तो मैं कह तो रहा हूं ये कि कह क्या रहे हैं कि ये माया- संजोग नहीं प्रयोग है और आप लोग तो तय ये- कर रहे हैं जो तो ये प्रयोग- पूजा जी की पार्टी कह रही है। तो यहाँ तो पूजा जी की पार्टी का भी हम ही लोग तय कर रहे हैं, हमको लग रहा है। ये भी उनको कहना चाहिए, 12-13 तो उन्होंने बदल दिए, तो हम ही लोग तय कर रहे हैं। तो सेंटर में जब हम लोग हैं तो भाई इन लोगों की दिक्कत क्या है? बदले ये लोग अपना प्रत्याशी, हमारे वो उससे वजह से बदल पूजा जी कोई आधार, आप लोगों ने भी तो प्रत्याशी बदले। आपके नेता कह रहे थे कि देखिए ये मायावती के ऊपर दबाव डाला इन्होंने जांच का, इसलिए ये प्रत्याशी बदले जा रहे हैं और धनंजय का जिक्र किया जा रहा है। जल्दी से पूजा जी। देखिए, जो धनंजय जी का भी आपने बयान सुना तिलक जी, और ये आप भी इसकी राजनीति की समझ में रखते हैं। आपने खुद कहा कि जहाँ के जो हम लोग सोचना बंद करते हैं वहां से भाजपा सोचना शुरू करते हैं, तो आपने क्यों कहा ये भी आपको जानकारी हो। अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे जो टिकट बदला गया शायद हुआ तो है, पहले ही बोल चुके हैं, मंदिर में घंटी बजाने थोड़ी ना आए हम, चुनाव लड़ने आए हैं और चुनाव में सब जायज है, साम दाम दंड भेद। हाँ तो चाणक्य नीति तो यही कहती है। लोकतंत्र को कोई खराब करे, फिर सब जायज है तो ये भी कह रहे। और क्या किया इन्होंने चंडीगढ़ में किया ना, साम दंड भेद सब दिखा। इनके यहाँ पे क्या होता है ना कि चोरी पकड़ी गई तो चोर, पूजा जी अगर नहीं पकड़ी गई तो सही है। ईवीएम का रूजन तो ये बंद करा अगर- दिया सुप्रीम कोर्ट अगर ने, देखिए- तो अब कुछ ना कुछ तो होगा ही नहीं होगा। नहीं, धनंजय EVM वाले का मैटर रूजन पे नहीं आइए। धनंजय वाले जी। आपने भी तो प्रत्याशी हाँ। बदले ना पूजा जी। हाँ बिल्कुल बदले, और आपने मुझसे जितनी बार डिबेट में आई, 1-2 बार डिबेट तो सिर्फ इसी चीज पे हुआ कि प्रत्याशी क्यों बदले गए। हाँ तब तो भी मैंने आपका ये आपको बताया था रणनीति कि का जो हिस्सा है है, रणनीति- तो ये हाँ, बहन जी की भी तो हिस्सा है, रणनीति जी। का हिस्सा हो सकता है ना। आप भी बहन जी की रणनीति रणनीति बना जो रहे है हैं। बी पार्टी है, बी पार्टी है भाजपा के, बिल्कुल इसमें बोले कोई गुरेज नहीं है। तो अगर ये जो है रणनीति है तो अरे भाजपा वाह, जो क्या है बात जीत है, लाभ पूजा है। जी ने क्या बात कहा। बी पार्टी भाजपा की वो, और गठबंधन करती है समाजवादी पार्टी के साथ। ये कितना बड़ी राजनीतिक घटना है बताइए। वो बी पार्टी हमारी, गठबंधन इनके साथ 19 में। क्या अभी बात- आपके अब बताए हमारे साथ गठबंधन फायदा लेके फिर वो चली गई। अच्छा, 19 के बाद हमारी बी पार्टी अगर हो जो गई। बी पार्टी नहीं होती तो हमसे फायदा लेके नहीं जाती। नहीं ये नहीं समझ में रुक आता जाती। सुधा जी, मुझे आज तक ये नहीं जी। समझ में आया। एक मिनट सुधा जी, ये नहीं समझ में आया, चलते चलते मैं अपनी बात को रख रहा हूं। ये पता नहीं बीजेपी कितनी बी टीमें लेकर घूम रही है। ओवैसी बी टीम, आम आदमी पार्टी बी टीम, बीएसपी बी टीम, मतलब जहां आप जाते हो वहां कहते हो ये बी टीम है। भाई आप भी ABCDEFGH कितनी टीमें बनानी है बनाइए। पूजा जी कौन मना कर रहा है? कोई मना थोड़ी ना कर रहा है, ये तो राजनीति है। आप भी बनाइए ABCD जितनी टीमें बनानी है। सुधा जी नहीं, के हम साथ संगठित मिलके संगठित आप लोग भी संगठित टीमें बनाइए। नहीं हम संगठन आप हर संगठित है। किसी को कह दे तो ये बी टीम है और वो खड़ा हो जाता है आपके मंच पर। जो केजरीवाल को सबसे बड़ी बी टीम आप लोगों ने घोषित किया, वो आप लोगों के मंच पर आकर खड़े हो गए। बहन जी के यहाँ चौखट पर बार बार कुंडी खटखटा रहे थे कि हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाओ। तो ये बी टीम है तो उनको क्यों बुला रहे थे आप? देखिए तिलक जी, हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओहो, और बस। अगर हम भाजपा भी हमारे साथ संविधान लड़ाने के लिए लड़ेंगे ये तो हमको संविधान कोई की कुछ लड़ाई तो नहीं पता है। नहीं सब बचा रहे हो, पता नहीं कितनी बार आप लोग संविधान को मारते हो, कितनी बार जिंदा करते हो एक दिन में ही। हम संविधान के साथ में हमेशा चल थैंक रहे यू। हैं। संविधान हाँ की आजकल तो मानने मैडम वाली जेब में भी लेकर घूम रहे हैं संविधान वो लाल किताब की तरह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर धनोज जी, पूजा जी, सुधा जी, अश्वनी शाही जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो तीसरे चरण का रण कुछ ही घंटों के बाद होनी है वोटिंग, लेकिन मुद्दों से दूर चुनाव, आखिरकार कौन जीतता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।